दोस्तों, अगर माँ आपका सुकून है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साइंसी ज़बान ये है कि उसने मुझसे अपनी मर्ज़ी से शादी की और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। लेकिन फिर भी मेरे घर में एक ड्रामा चल रहा था और रात होते ही मेरा दिल कमरे से निकल जाता था। मेरे कमरे के बाहर एक दिन ऐसा था जो एक कमरे की तरह था। ज़बान इस हद तक बंद हो जाती थी कि लगता था जैसे ये सिर्फ एक कमरा है, लेकिन बहुत बड़े साइज की चोली है कि मैं पहले दिन से ही उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो सारा दिन मेरे साथ ठीक था। वो अपनी माँ के सामने करता था और वो कमरे से बाहर निकल जाता था। मैंने उस पीछे से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सिर्फ एक दिन में उसकी हंसी सुनाई दी। दोपहर का खाना खत्म करके सोफे पर बैठा ताकि वो समझे कि मैं सो रहा हूँ और वो बाहर आकर बैठ गया और 3 मिनट गुजर चुके थे कि कुछ हुआ कि इसी वक्त वो बाहर निकला कि मेरा नाम हसीना है। मेरा नाम उस लिए रखा है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी शादी एक अमीर घराने में हुई थी जिसमें किसी बड़े खानदान का कोई मसला नहीं था और ना ही मेरा कोई देरीना साथी था और उसका एक बेटा था। वो कहती थी कि मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए और फिर एक की खानदान में इजाफा हो ताकि घर में खुशियां हों और मेरे बेटे की दौलत से घर में खुशहाली आए। वो कहती थी कि ये हमारे घर की पहली और आखिरी शादी है। खुशी का मौका है। पता नहीं दूसरी शादी कब होगी। फिर ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। इसने मेरी शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें और कहा कि जो चाहो मुझे बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इसने मेरी तमाम शॉपिंग करवा दी और इसके साथ शॉपिंग करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं शादी नहीं करने जा रही हूँ। मैं बहुत खुश था कि मुझे इतना अच्छा घर मिला। उसने मेरी बात समझी और उससे बहुत लुत्फ अंदोज हुआ। मेरी जितनी शादी खानदान में किसी ने नहीं की थी। उसके बारे में अच्छी बातें बहुत अच्छी थीं। मेरे साथ खरीदारी करने से बहुत पहले उसे काबू में रखें। वर्ण ने सोचा कि वो मजाक कर रहा है। सब्सक्राइब करें और उसे काबू में रखें। उस पर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने हमारे बेटे को काबू कर रखा है और यहाँ वो खुद मुझे नसीहत कर रही थी। उसलिए मैंने उसे मजाक समझा। शादी की रात वो शहर आया और कहने लगा कि दिखाओ, तुम अधर-उधर लटक रहे हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यहाँ तक सब कुछ ठीक था और अपना मोबाइल उठाकर बाहर जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं करूँगी। मैंने कहा कि ऐसा क्यों करो? क्योंकि जिस तरह तुमने इतने आराम से बात की थी। मुझे लगा कि अब वो कहेगी कि वो तुम्हारे कमरे में ऐसा नहीं कर सकती। फिर मैंने कहा कि तुम सो नहीं सकते कि अब हम अज़्ब के लिए शर्माता हैं। अब हम शादी के लिए शर्मा रहे हैं और अब हम शादीशुदा हैं। तुम बीड पर सो रहे हो। मैं क्या करूँगा? अगर कोई मुझे देख ले, मैं तो बस एक चालाक मेहमान हूँ। उसने कहा कि ये ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम आराम से सो जाओ। ये इतनी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात है जो मेरे
शहर ने इतनी आसानी से कर दी थी कि राधे शर्मा डॉक्टर हैं, लेकिन इसे ये बताकर बुरा लगा होगा, इसीलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन अब सारा दिन मेरे साथ ये काम कर रहे होंगे, लेकिन अब सारा दिन मैं और शाह साहब ये सब ठीक हो जाएंगे। रात होते ही कमरे से बाहर चली गई। दिन यूं ही गुजरने लगे। मैंने शहर से प्यार से पूछा, मैंने बार बार पूछा, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगा, तुम्हारे कमरे कमरे नहीं रहूंगा, 23 तारीख को करूंगा। वो मुझसे पूछने लगी कि क्या कोई खुशखबरी है, क्योंकि आज शादी का पहला साल था और कभी पहले महीने ही मैंने कोई अच्छी खबर सुनी तो मैंने कहा और कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगले महीने में अम्मी ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा था कि वो कई दिन माफी मांगेगी। और फिर अगले महीने मुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिली। फिर वो थोड़ी परेशान नजर आने लगी। एक दिन इस ने सब्सक्राइब करने की कोशिश की और मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगी, लेकिन वो ज़ोर से आवाज़ भी ना निकाल सकी। तो वो मेरे साथ चली गई और मुझसे पूछती कि क्या हो रहा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैंने किसी को बताया तो नताइज की जिम्मेदार वो खुद होगी, नताइज की जिम्मेदार वो खुद, और मुझे धमकियां दे सकती है कि उसने मुझसे पहले तुम्हारी परवाह कैसे की, जिसका नतीजा उसने मुझ पर लेकर कहा। फिर ना जाने ये कहाँ की बात है, एक दिन मैंने कुछ ऐसा कहा कि वो चौंक गई और परेशान हो गई। मैं बाहर अपनी सास के साथ रात का खाना खा रही थी और वो बहुत प्यार से पूछ रही थी कि आपके और मेरे दरमियान सब कुछ त्यागज हैं, कि आपको ठीक नहीं है, क्या आप मुझसे नाराज हैं, या कुछ भी कहा कि मेरी सास ने कहा कि हमारे खानदान में कोई है, उसे भी अपनी बेवी को इतना ही खुश रखना है जैसा कि मैं अपनी बेवी को खुश रखना चाहता हूँ। वो जो भी कहती मैं मानती हूँ, सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों, शायद आपको क्या हुआ है कि आप कह रहे हैं कि वो वहाँ रहती है। तो उसने कहा, नहीं साहब, आप लोगों को ये बात अभी तक समझ नहीं आई। मैं आपसे पूछ रहा था, मैंने आपको बताया कि आप यहाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। जब इसने कहा, ये कब हुआ? फिर बहू ने ये सब कुछ कैसे बताया? आपको ये सब कुछ कैसे बताया? आपको ये सब कैसे बताया? आपको ये सब कैसे बताया? पहले मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, तो उसने मुझे कहा कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी बहू 5 साल की हो गई है, वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन उसके बावजूद मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ। इसे इसे सारी जिंदगी अपने साथ रखूं। इसे सा मैं फिर कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे काफी हो चुकी है, उसलिए उसमें इतनी बड़ी कमी है। अगर मैं तुमसे किसी और से शादी करना चाहती हूँ, तो वो मुझसे शादी करना चाहती है उसकी तरह, तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा शहर मुझे यूनिवर्सिटी का दर्जा देता था, उसके ऊपर वो मुझसे ऐसे झूठ बोल रहा था। मेरे शहर में दूसरी शादी करने से पहले मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं बहुत परेशान था और मुझे बगैर किसी जुर्म के सजा दी जा रही थी। मैं अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं की थी, लेकिन जब ये मेरी बात नहीं की थी, लेकिन
ये मेरी गलती नहीं थी, तो वो मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता था? दरवाज़ा लॉक करने और बाहर आने से पहले मैंने इसे एक सतह पर रखा और अपने ऊपर एक चादर डाल दी, ताकि मुझे महसूस हो कि मैं वहाँ इतनी देर से हूँ। और मैं जाकर लॉन्च में सोफ़ी के पीछे छप गया और हर कमरे में गया। मैं कमरे से गंगनाता हुआ आया और कश्ती में बैठ गया और फिर उसके पीछे छप गया। कुछ देर बाद वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। उसने एक लड़की का नंबर डायल किया और उसे अपनी दोस्त की तरह कह रहा था, सुनो मेरी प्यारी, तुम कैसी हो? आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ये सब करना कितना आसान था और मुल्ज़म के कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि इसने ये सब अपनी मर्जी से किया था। लेकिन उसने मुझे इसमें फंसाया है और मैंने इसे सब कुछ बता दिया है और मैंने इसे ये भी कहा है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से करवा दूंगा। अब तुम शादी की तैयारी करो। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि मेरा भाई मुझे सुख के लिए धोखा दे रहा है और इसकी इतनी बड़ी साजिश ना सिर्फ मुझे ये धोखा दे रहा है और इतनी बड़ी साज मुझे बदनाम कर रही है, बल्कि मेरी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है। खुशकिस्मती से मेरे हाथ में मेरा फोन था और मैंने उसे रिकॉर्डिंग पर रख दिया। मेरा भाई अपनी होने वाली बीवी से प्यार से बात कर रहा था और शादी की मंसूबा बंदी कर रहा था। मैंने उसकी तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड की। मैं उठकर कुछ देर बाहर चला गया। मैं उठकर कुछ देर बाहर चला गया। मैं वहां से निकलकर अपनी सास के कमरे में चला गया और ये देखकर मैं चौंक गया। मैंने अपनी सास को सब कुछ बता दिया कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, मैं बिल्कुल संजीदा नहीं हूँ। वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। वो ऐसी धमकियां देता रहा और पहले दिन से मेरे कमरे में नहीं आया। इसलिए उसने उसने तुम झूठ बोला कि मैं शादीशुदा हूँ। इसने कभी मुझे अपनी बीवी का सर्टिफिकेट छपकर नहीं दिया। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र ना करो। जब मैंने अपने ठिकाने के बारे में दरियाफ्त किया, तो हैरत की बात नहीं कि जिस औरत से मैं मिला हूँ, वो शादी करना चाहती है। वो पहले से शादीशुदा है और इसके बच्चे भी उस औरत से परेशान हैं। इस साल वो पूरे शहर को मेरे साथ सिर्फ रोजे के लिए माइल कर रही थी। मेरे शहर ने मुझे मुफ्त कार दी और इसके खाते में टैक्स लगा दिया। मेरे दोस्त ने कहा कि अब तुम अपनी बीवी के साथ नहीं रहोगे और अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकालोगे और ऐसे इशारे करोगे। मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है, मैं से कैसे जिंदा रहूंगा। मेरे साथ हुआ कि खाना होगा तो घर पहुंच जाऊंगा। खाने के अलावा कोई ऐसी जरूरत नहीं जिसके बगैर आपकी जरूरत ना हो। लेकिन ये मंसूबा कामयाब हो गया, क्योंकि जब मेरे भाई के पास इस औरत को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने असल रंग दिखाया और उसने अपना असल रंग दिखाया। एक दिन मेरा भाई बैठा रो रहा था कि शायद इस औरत ने उसे धोखा दिया है। मैं अपने चेहरे के पास गया और उसे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा कि मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। जब मैं उसके साथ वहां गया, तो उसने मेरे भाई से कहा कि उन्होंने तुम्हें इतनी
अच्छी बेवी दी है और तुम ऐसी औरत के बाद अपनी बेवी को बदनाम कर रहे हो जो इजाफी बेवी के लिए तुम्हारे साथ थी। और जब आपने उसे 1-2 दिन पैसे ना दिए तो उसने अपना असर दिखाया, जिस पर मैंने अपने शहर में हमसे माफ़ी माँगी। मैंने अपने शहर में हमसे माफ़ी माँगी और कहा कि मैं ऐसी हरकतों में कभी मुलव्वस नहीं होऊँगा और इस दिन से मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया।